हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है वेब बुलेटिन का। वेब बुलेटिन में चर्चा पर चले इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और आशीष राठौर ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र मिश्रा जी हैं, भाजपा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष का दायित्व है इस समय अनिल गंगवार के पास, कर रहे हैं अनिल गंगवार। आज भारतीय जनता पार्टी ने बूथों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। 16 अगस्त से लेकर के और 21 अगस्त तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसी के तहत आज फुलवाबाद में भोजपुर और फुलवाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके निर्देश के लिए भाजपा के बड़े नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सलिल बिश्नोई भोजपुर और सदर की विधानसभा क्षेत्र की बैठकें थी, सभी प्रभारियों से उसमें शामिल होने के लिए आए थे। भोजपुर में बैठक के बाद में हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि क्या चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में, तो सलिल बिश्नोई साहब ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए भाजपा की स्थापना हुई थी वो उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने गिनाया भी कि राम मंदिर की स्थापना और धारा 370 ये उद्देश्य थे भारतीय जनता पार्टी के। और इन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और वो सारे उद्देश्य पूरे, वो सारे 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दों को पूरा कर चुकी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, राम मंदिर के निर्माण की, धारा 370 की समाप्ति की, समान नागरिक संहिता लागू करने की हम सबकी कर चुकी। अब तो हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चीजें पूरी हो चुकी हैं और अब तो केवल हेलो हाय करना है। यही मतलब उसका बनता कि सबका साथ, सबको देखना है। तो ये भाव थे उनके। और चुनाव के ठीक पहले बयान आया है सलिल बिश्नोई जी का। और जो भाजपा का नेता चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, पार्टी ने उन्हें कई जनपदों का दायित्व दे रखा है, उन्होंने गंभीरता पूर्वक ये बात कही कि जिन उद्देश्यों को लेकर के भाजपा की स्थापना की गई थी वे उद्देश्य पूरे हो गए थे। हमने बयान भी आपको उपलब्ध कराया था प्रदेश उपाध्यक्ष जी का। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के, जाहिर सी बात है कि हर संगठन, जो संगठन का बाइलाज है, यहाँ आप रजिस्ट्रार के यहाँ से भी संस्था को रजिस्टर्ड कराते तो उसमें उद्देश्य का एक पूरा पृष्ठ होता है। इसमें उद्देश्य आपको स्पष्ट करने पड़ते हैं कि क्या किस किस उद्देश्य को लेकर के ये संगठन, ये संस्था बन रही है, क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या क्या चीजें हैं इस संस्था की स्थापना के पीछे, ये उद्देश्य स्पष्ट करने पड़ते हैं। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के उद्देश्य पूरे हो गए हैं और सलिल बिश्नोई जैसा बड़े वरिष्ठ नेता कई बार विधायक हैं वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से गंभीरता से लेना चाहिए। इसके मतलब ये है कि आगे, और जब ये पूछा गया था कि चुनावी क्या मुद्दे हैं, तो चुनावी मुद्दे गिनाए जाने चाहिए थे और मुद्दे भी नहीं गिनाए गए। और ये स्पष्ट किया गया कि पार्टी की स्थापना जिन मुद्दों को लेकर की गई थी वे सारे उद्देश्य पूरे होते। तो हम इस बयान पर आज चर्चा करेंगे। सलिल बिश्नोई पार्टी के बड़े नेता हैं और पार्टी ने कई जिलों का दायित्व उन्हें दे रखा है जहां वो बूथों का सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव के नए मुद्दे नहीं बता रहे हैं। चुनाव किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली ये वो नहीं बता रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के भाजपा की स्थापना की गई थी उद्देश्य पूरे हो गए हैं।
तो ये इसी बयान पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि क्या मंशा है, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी बताते हैं कि महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था आजादी के बाद में कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आजाद होने से पहले बात कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है, कांग्रेस को खत्म कर दिया। और उसके बाद में भी उस समय लोगों ने कांग्रेस के जो नेता थे महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, कांग्रेस को आज तक आगे बढ़ाए थे। और ये भी कहते हैं कांग्रेस, ये भी कहते हैं भाजपा के लोग कि जो आज की कांग्रेस है वो महात्मा गांधी और कांग्रेस नहीं है। तो ये संदर्भ है इस खबर का, इस पूरे बयान का। महात्मा गांधी के बयान को लेकर के, महात्मा गांधी उस समय हम लोग नहीं थे जब महात्मा गांधी ने कहा होगा, लेकिन इस समय जब सलील बिश्नोई ने ये बयान दिया है उस समय हम लोग हैं, साक्षात हैं, जीवित हैं और आज चर्चा करने की स्थिति में भी हैं कि एक बड़ी पार्टी जो 6 अप्रैल 1980 को उसकी स्थापना हुई, तो उसके उद्देश्य 2021 आते आते पूरे हो गए और पार्टी का बड़ा नेता इस बारे में कह रहा है। तो हम जरूर उसकी बात मानेंगे, हमारे प्रदेश के नागरिक भी इस बात को मानेंगे और अगर इसे मान भी लिया जाए तो फिर ये माना जाएगा कि 2022 का जो चुनाव होना वो उद्देश्यहीन रहेगा चुनाव। केवल ये है कि आप बटन दबाओ, घर आओ और समय जिताओ, मुद्दे नहीं होंगे चुनाव। ये अब किस तरह के नजरिए से देख रहे हैं। बयान बहुत साफ है, उसमें कोई चीज नहीं, हमने पूरा बयान दिया भी है, कहीं से आगे पीछे कुछ नहीं है। हमारा रिपोर्टर पूछ रहा है कि भाई क्या मुद्दे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी स्थापना के जो उद्देश्य थे भाजपा के वो पूरे हैं, वो बिल्कुल साफ है। उसमें कोई ना तोड़ने की बात है, ना मरोड़ने की बात है, ना कोई बोलने की बात है, कोई इस तरीके की बात नहीं। अब बात कुछ अलग होती है, जाहिर सी बात है खबर बनती है, और खबर बनती है तो उसमें चर्चा होती है। शुभम तिवारी जी, क्या है ये सलील बिश्नोई के बयान का मामला? देखिए शेखर जी, जिस बारीकी से आपने इस बात को आज उठाया है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दो राय भी रह गई है, क्योंकि अपने देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें किसी भी पार्टी का जो पंजीकरण होता है वो किसी ना किसी मूलभूत आधार पर होता है, किसी मुद्दों पर होता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इस पार्टी को बनाने की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता अगर ये बात कह रहे हैं मीडिया के सामने, जब वो ये बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ राम मंदिर निर्माण, 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता लागू करना था, सिर्फ इतना ही उद्देश्य अगर भारतीय जनता पार्टी का था, और वो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी पूरा कर चुकी है। जब वो स्वयं इस बात पर आते हैं कि सब उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सुमोटो लेते हुए, इसमें स्वतः जो संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो है पंजीकरण को खत्म कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका बयान भी एक बड़ा आधार बनता है अगर संवैधानिक तौर पर चले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ना लोकतंत्र पर विश्वास करती है, ना संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, ये पार्टी ही ऐसी है। और अब आप यहाँ हालात देखिए कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वयं कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा विचार ही नहीं है जिसको लेकर हमें कोई आगे काम भी करना हो, तो फिर उस पार्टी को जो है, मुझे नहीं लगता जनता को गुमराह करने के लिए और जनता की जो है एक अपने जनता के मत को, जनता के विश्वास को आगे कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने के लिए वो पार्टी चलती रहे, क्योंकि जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है उसका चलने से, उसका जिंदा रहने से फायदा ही किया। हाँ, उनके बयान का राजनीतिक तौर पे मैं कांग्रेस की तरफ से एक बात यहाँ पर और रखूंगा कि एक दूसरा नजरिया और निकाला जा सकता है राजनीति में, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था वो तो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। जितना बेचना था देश को वो बेच चुके हैं, जितना लूटना था उतना लूट चुके हैं, जितना अपनों को मजबूत करना था वो मजबूत कर चुके हैं। अब देश खोखला हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश से निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। किसान सड़कों पर है, सिर्फ उसका शरीर रह गया है। खेतों को उन्होंने एक तरीके से गुलामी के लिए, जो नया कानून लेके आए हैं वो एक गुलामी का पट्टा उन्होंने अपनी सरकार में रहते तैयार कर दिया है। खेत खलियान खत्म होने वाले हैं। देश में कहीं ना कहीं जो है एक बड़े जो है उद्योगपतियों का राज होने वाला है। यही भारतीय जनता पार्टी के जो उनके स्थापना के बाद के जो है कि जो स्थापना का मुद्दा था उस पर तो फॉलो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी किया करते थे, लेकिन वर्तमान में उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए आदरणीय मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, तो सलील बिश्नोई जी की बात यहाँ पर कुछ चरितार्थ होती है
कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के हित में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो आज महंगाई है वो कोई मुद्दा नहीं है, जो आज भ्रष्टाचार है जिस पर उनके विधायक स्वयं मुखर हो रहे हैं वो कोई मुद्दा ही नहीं है, जो बेरोजगारी है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार है वो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो साहब जब मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उनको कहीं ना कहीं स्वतः नैतिकता के आधार पर वही जहां पंजीकरण कराया था वहां पर जाके कहना चाहिए, चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि साहब हमने जिस आधार पर जिस सोच के साथ पार्टी की स्थापना करी थी वो सोच हमारी पूरी हो चुकी है, अब हमारे पास आगे करने को कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के पंजीकरण को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो ये एक सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा बयान है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि जनता को और इसके अलावा और कुछ सुनने और समझने में देर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के बनने का उद्देश्य पूरा हो गया है, उसके नेता ने स्वयं माना है, तो इस पार्टी की स्थापना का जो उद्देश्य था पूरा हो चुका है। अब इसको जो है कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए, जनता को मुक्त कराने की उसको जरूरत नहीं। जी जी शेखर भाई, आज जो बिश्नोई जी ने जो है बात रखी अपनी कि, और उन्होंने साफ जो आपने वीडियो भेजा है उसमें साफ बात है कि हमने जिस बात को लेकर उन्होंने 3 बातें गिनाई कि राम मंदिर के निर्माण के लिए, 370 धारा हटाने के लिए और देश में एक संविधान लागू करने के लिए हमने स्थापना की थी, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब हमारा उद्देश्य है केवल विकास और विश्वास। तो विश्वास तो जनता का होता है और विकास देश और प्रदेश का होता है। तो जब आपके पास उद्देश्य नहीं बचा है तो आप क्या करेंगे? और जो विकास की बात इन्होंने की है कि ये लोग शुरू से कर रहे हैं, आज विकास कहाँ हो रहा है ये बात समझ में आ रही। और जो इनके पास 2-3 बातें हैं कि हमने रसोई गैस दी, हमने किसान सम्मान निधि और हमने जो है मुफ्त में अनाज दिया, 3 बातें इन्होंने इनके पास है इस समय। तो वो तीनों बातें आप ये मान लीजिए कि ये जो चवन्नी देते हैं रुपया, जो पर्दे के पीछे बड़े आसानी से इनके पास बहुत धार वाला वो है ब्लेड, और उस ब्लेड से ये किसान मजदूर बेरोजगार सबकी जेब काट रहे हैं। और लोग कल आपने देखा जो आज पूरक बजट आया है, आज उसमें अखबार में दिया है कि 1 करोड़ लोगों को जो युवा है, लोग स्नातक परास्नातक डिप्लोमाधारी, उसको ये टैबलेट देंगे। मैंने उसमें गुणा लगाया, भाग दिया 403 का, तो एक विधानसभा में 24,000 युवा के हिस्से में आते हैं। इनका एक सूदा उद्देश्य है, जो उद्देश्य था वो तो खत्म हो गया। अब इनका उद्देश्य ये है कि हम जो बेरोजगार युवा है वो भटक रहा है, उसे टैबलेट देके वोट हासिल करना। इसी प्रकार आपने देखा जितने भी कार्मिक हैं, चाहे वो रसोईया हो चाहे वो आशा हो, सबको अपना कुछ टुकड़ा डाला जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका उद्देश्य खत्म हो गया तो ये टुकड़े क्यों डाल रहे हो? और टुकड़े डालते तो आपको पहले डालना चाहिए था। और अब ये 4 महीने पहले आप केवल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ये लोगों को गुमराह कर रहे हो, जो नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हो। आपने डीए कर्मचारियों का 1.5 साल का खा लिया, आज आप डीए जुलाई से घोषित कर रहे हैं, आपको अप्रैल से घोषित करना चाहिए था। तो बात थी, आपने उधर का 75,000 करोड़ रुपया जो है राज्य कर्मचारियों का नहीं दिया है। तो ये इनके उद्देश्य रह गए हैं, ये केवल पूरे प्रदेश को और देश को गुमराह करके, मन की बात करके, इनका ये उद्देश्य नहीं यहाँ के बेरोजगार को कोई रोजगार मिले। मिश्रा जी, राजेंद्र जी। शेखर भाई, जैसा कि आज का विषय है, मैं तो कहूंगा इनका विषय राम मंदिर का नहीं और उद्देश्य होता तो ये सत्ता में अटल जी रहे 6 साल प्रधानमंत्री, तब राम मंदिर क्यों नहीं बन गया? 14 में मोदी क्या है तो राम मंदिर तो न्यायालय द्वारा बना हुआ है,
और न्यायालय का ताला हमारे काम देश में क्या इनका देश हम तो न्यायालय बनवाया, अगर ये बनवाते तो मोदी 14 में झारखंड जी ने राम ने मंदिर आज भाजपा ने राम मंदिर का बनवा दिया। ये इनकी राष्ट्रभक्ति और इनका राम मंदिर नारा ये सब भोगले इनकी कतरी को बहुत बड़ा। जब मायावती जी की गवर्नमेंट पहली बार थी और भाजपा की समर्थना क्रांतिकारी महान क्रांतिकारी होगा पत्रकार ने क्रांतिकारी है तो मायावती जी ने महान भारत किया दूंगा उसको समर्थन देती है। डॉक्टर हरिओम भगवान ने लिखा है कोई शेखर को आतंकी कह जाता है सत्ता में सारे सकते थे उसे चीन ने खरीदो सकता है तो चीन चला जितने जितने हैं उसके बाद में इनका राम है इनका है नहीं बता अब ये डॉक्टर करा दे ये कुछ नहीं ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, आशीष बात। देखिए शेखर भाई, जैसा कि ये सलील बिश्नोई जी के बयान पर आज चर्चा हो रही है और सलील बिश्नोई जी का आपने जो पूरा बयान भेजा है सभी को, उस पूरे बयान के आधार पर उन्होंने सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी राम मंदिर को लेकर हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी धारा 370 को लेकर हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी वो समानता कानून के लिए हुई थी। और वो तीनों ही जो हमारे जो बड़े लक्ष्य थे भारतीय जनता पार्टी के वो पूरे हो गए एक बार। उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास, सबको साथ सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इस देश का जो मुद्दा है, उन्होंने अपने बयान में कहा है सबका साथ सबका विकास। जो हमारे समाज में अंतिम छोर पर तक का व्यक्ति खड़ा है उसका विकास हम कहाँ तक ले, उसका विकास हमें करना है। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है, जो हमारे अंतिम छोर में व्यक्ति का उसके विकास का मुद्दा। और ये रही उनके बयान की बात। जैसा कि हमारे मित्र साथी कह रहे थे देश बेचने का काम किया, देश को लूटने का काम किया है। मित्र मैं बताना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में राम मंदिर की स्थापना की करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, हाँ एक बात और हम इनकी बता देना चाहता हूँ, जैसा ही बता रहे कि भारतीय जनता वो राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मैं भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है राम मंदिर का निर्णय कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट के निर्णय के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए ले रही है कि राम मंदिर की लड़ाई जो कोर्ट में लड़ रही थी वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लड़ रहा था, विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा था। और जब कोर्ट में हम मुकदमा जीते हैं इसलिए हम श्रेय लेते हैं कि हम राम मंदिर के लिए हम प्रतिबद्ध थे और हमने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और कोर्ट से मुकदमा जीतकर राम मंदिर बनवाया आके। और अगर हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ाई और ये देश बेचना है तो हम कहते हैं हमने देश बेचा है। अगर हमने धारा 370 देश को जो काली धारा थी उसको हटाने का काम किया है, ये अगर तुम्हारी नजर में देश बेचना है तो हाँ मैंने देश बेचा है। अगर इस देश में समानता का कानून लागू हो, ये तुम्हारी नजर में देश को लूटना है तो हाँ मैंने देश को लूटा है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे थे जो देश को खिन-मिन कर रहे थे, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। 1980 से लेकर 2021 तक आते आते हमने देश को जोड़ने का काम किया है। रही बात सबका, हमारा मुद्दा सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे विचारों में तालमेल नहीं खा सकता है, लेकिन हम देश के लिए एक होना चाहिए। और हमारा मुद्दा यही है कि हम सबको साथ लेकर, सबका विकास लेकर, समाज के अंत में छोड़ के व्यक्ति को विकास कराकर इस देश को परम वैभव तक पहुंचाकर इस भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का हमारा लक्ष्य है। अगला आलोक जी। हाँ शेखर भाई, सभी हमारे पैनलिस्ट को हमारे साथी के द्वारा थोड़ा ऊपर बैठे, थोड़ा हमारे सभी पैनलिस्टों को जवाब मिल गया होगा कि सलील बिश्नोई जी का क्या मंतव्य था। बड़े नेता हैं हमारे, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य एजेंडे में बड़े बड़े मुद्दे थे उनके निराकरण की हमने पहल की और उसको हम अंतिम चरण तक ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अंतिम लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास और परम वैभव की ओर ले जाने के लिए, जैसा कि आशीष जी ने बताया, यही इसका परम लक्ष्य है और इस पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी बूथ सत्यापन के लिए आए थे, तो बूथ सत्यापन की बात हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम सब लोग बूथ स्तर पर भी उसको सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर, एक एक व्यक्ति से जुड़े और सरकार की नीतियों और रीतियों से उसको परिचित कराए। रही बात राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर के, कांग्रेस ने अभी श्रेय लेने का प्रयास कर रही थी कि ताला हमने खुलवाया। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं ताला खुलवाया। आप गर्व से कहिएगा कि जो राम मंदिर निर्माण में जो भी धन की आवश्यकता पड़ेगी कांग्रेस पार्टी करेगी, कहो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं, हम तो कर ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और कहें कि राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इतने अरब रुपए का दान देगी, करिए। और आने वाले समय में जो मथुरा का जो मुद्दा है उसमें भी हम आगे सहयोग करेंगे, कहो ना। आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप तो कहते हैं कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये देश किसका है? सभी सनातन धर्मी उस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या रहा है। अब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप है, आज तक आप कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। 1 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन हमारी सरकार देने जा रही है, आपको क्यों चिढ़ हो रही है? अगर हमारी आशा बहनों को मानदेय का पारिश्रमिक अगर बढ़ाया जा रहा है, आपको क्यों चिढ़ हो रही? आप तो उनको कह रहे कि टुकड़े फेंके जा रहे हैं। ऐसा लगता है हमारे जो ये पार्ट टाइम जो सेवक हैं विभिन्न विभागों में, ये ऐसा लगता है कि आप तो उनको टुकड़े फेंकने की, टुकड़ा किसको फेंका जाता है? हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों पर टुकड़े फेंके जा रहे हैं ये। अरे आपकी सरकारों ने जो ये पाप किए हैं, हमारी सरकार जो है जैसे जैसे संसाधन विकसित हो रहे हैं उनको उस विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका पारिश्रमिक बढ़ा रही है, तो टुकड़े फेंकना है। अगर हमारे युवाओं को टेबलेट देना, टुकड़े फेंकना है, तो ठीक है, प्रदेश की जनता आपके इस भाव को स्वीकार करेगी और आने वाले समय में जवाब भी देगी। जी शेखर भाई, अभी जो इन्होंने बात कही टुकड़े वाली बात, तो मैं इस पे एक बात है कि आपको ध्यान होगा जब 17 में आपकी सरकार बनी थी तब आपने टेबलेट देने की बात की थी, इसको जरा देख लीजिए पीछे। और हाई स्कूल के बच्चों को आपने टेबलेट उपलब्ध कराने की बात कही थी, हैं? आपने नहीं कराए, क्यों नहीं कराया? देख लीजिए हाई स्कूल के टॉप बच्चों को टेबलेट दिया है, देख लीजिए। आपने सबको देने की बात कही गई थी, उस समय सबको देने की बात कही गई थी, बात आप बदल गए, सबको बात क्यों कही गई? और उसके बाद आज 4 महीने चुनाव के रह गए हैं, आप 4 महीने आज चुनाव के रह गए हैं, तब आप ये सारी चीजें क्यों ला रहे हैं? नहीं तो आपको अरे क्यों नहीं? ये चुनावी बरसात है, ये लोगों को प्रभावित करने की बात है।
ये लोगों को जो उनके अंदर जो दर्द है उसको कम करने का आपका प्रयास है। हाँ, हमारे प्रदेश का विभाग के हाथ में दिक्कत लैपटॉप नहीं हो आएगा। रही, आप दे रहे हैं, लेकिन आपने उस समय हाई स्कूल के लड़कों को नहीं दिया। आपने जो है सूचना मांग ली, आपने सबको संख्या ले ली, लेकिन आप नहीं किया। आपने छात्रवृत्ति बंद कर दी। आपको पता है, आपने स्कूलों की छात्रवृत्ति कम कर दी। ऑनलाइन करके जो है आप 25% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे। जूनियर में एक बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। ओबीसी के एक छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? ये लोग जो समझेंगे, आरोप लगा करो, आंकड़े रखा करो। आपको, अरे आंकड़े मेरे पास हैं। आप बताइए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक जितने भी स्कूल हैं, आप कितनी छात्रवृत्ति दे रहे हैं उन्हें? पहले 300 रुपया, 480 रुपया इनको मिलता था, आज एक ढेला नहीं मिल रहा है। क्यों बंद कर दिया गया है? ऑनलाइन इसलिए किया गया कि बहुत सारे विद्यालयों से ऐसी रिपोर्ट आई कि बहुत सारे जवाब देना चाहूंगा। इसलिए भाजपा वालों से निवेदन करूंगा, किसी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। स्थिति ना हो। मैं ये आरोप लगाना सही नहीं है। बाकायदा वजीफा मिल रहा है, सबको मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? आलोक जी, आप जूनियर में एक लड़के को बता दीजिए वजीफा मिल रहा हो। प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक एक बच्चे को वजीफा मिल रहा हो, आप मुझे बता दीजिएगा। आप इसका रिकॉर्ड देख लेना और फिर मुझे बताना आप। अब मैं जवाब दे देता हूँ। आलोक जी, 1 मिनट। मान्यवर, एक निवेदन है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के सब सवाल सुने हैं, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। धैर्य पूर्वक सुनिएगा। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि अभी बहुत से मुद्दे बाकी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मुद्दे बाकी भी हैं जनता के लिए। उनको आके यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता से राय लेनी चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता महोदय से उम्मीद करता हूँ कि वो जनता तक जुड़े हैं। दूसरी बात, जो सबका साथ और सबके विकास की यह बात कही गई, बात धैर्य पूर्वक सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा कि ये बयान देने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और शर्म आनी चाहिए भाजपा को ये शब्द बोलते हुए कि सबका साथ सबका विश्वास। क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संसद में जिस तरीके से बिना चर्चा के बिल पारित हो रहे हैं, बिना चर्चा के, बिना उसमें किसी तरीके की राय मशवरे के जो बिल पास हो रहे हैं धड़ाधड़, ये आने वाले भविष्य के लिए जब आप संसद चलने ही दोगे, संसद को वॉकआउट करोगे, आप विरोध करेंगे संसद का। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप विरोध करेंगे, संसद में चलने देंगे, सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे। नहीं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप कितने संसद को मर्यादा रखते हैं। संसद में रहेंगे, सोएंगे, कोई आंख मारेगा, कोई कुछ करेगा। संसद में कितनी मर्यादा रहना चाहिए मालूम है। जब यहाँ सुनने की क्षमता नहीं है, संसद में आप कितनी मर्यादा है, संसद को चलने देते हैं आप नियमन सर। अरे जब यहाँ सुनने की क्षमता नहीं है तो संसद में क्या सुनोगे? यहाँ सुनने में आपको डर लगता है तो संसद में क्या सुनोगे? डरते हैं मोदी जी, इसलिए सुनना नहीं चाहते। और आप किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, सबसे आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। इस देश को नरेंद्र मोदी ने सिखाया है आंख से आंख मिलाकर बात करने का। तुम्हारी आपकी सरकार इस तरह नहीं रही है कि हाँ जिससे बात कर ली, हाँ जैसा बताया वैसा कर लिया। मेरा बयान सुन लेते हैं आप। अगर क्षमता होती तो मेरा बयान सुन लेते हैं आप। सुनिए, उस सुप्रीम कोर्ट की बात का जवाब दीजिए कि आखिर बिना चर्चा के कानून क्यों पास हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं बात कंप्लीट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं बहुत डर लगता है। डर लग रहा है क्योंकि देश को तो अपने व्यापारी मित्रों से लुटवा दिया और अब खुद जो आपने कहा ना राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस मदद करे। अरे साहब, हम तो कोरोना में भी मदद कर रहे थे और हम हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग बहुत मदद दिखी, कांग्रेस की मदद हर जगह दिखी, कांग्रेस की मदद हर जगह दिखी। अरे आंकड़े लाइए, आंकड़े लाइए, आंकड़े लाइए, कहाँ मदद? इस फर्रुखाबाद में ही बताइए कि आज कांग्रेस ने कोरोना में कहाँ पर मदद की। अरे पूरी बात तो सुनिए, देखिए अरे पूरी बात सुनिए, क्योंकि जो पार्टी पूरी बात कांग्रेस की, अरे भाई, जो पार्टी राम के नाम पर चंदा चोरी करती हो, जो पार्टी भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी
चोरी करती हो, अब तो देश की जनता से चंदा देने से भी डरती है। अरे वो तो आप लोगों का मनगढ़ंत आरोप है, आप तो कुछ भी लगा सकते हैं। अभी तो आप देश लुटवा रहे थे, देश बिचवा रहे थे, चोरी का लगवा दोगे कौन सा? आपकी नजर में आप लूटते आए, बेचते आए, चोरी करते आए, तो आपको तो वही लगेगा। केवल 70 सालों से केवल देश लूटते आए, बेचते आए देश को, तो आपको वही लगेगा केवल। सुनिए, जब टैबलेट बांटे गए थे, रुक जाइए एक मिनट, जब टैबलेट बांटे गए थे तो भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने, जब लैपटॉप बांटे थे अखिलेश यादव ने, तो भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने कहा था युवाओं को मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या युवाओं को मुफ्तखोर नहीं बना रही है? ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। आप दूसरे के चाल चरित्र चेहरे पर बच जाइए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी नीतियां हैं सब दोगलेपन की नीतियां हैं। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने वो गिरेबान जैसा है वो आईने में वैसा ही लगता है उसको। जो दोगलापंथी करते आए, जो चोरी करते आए, लूटते आए, जो बेचते आए, उनको वही लगेगा कि सामने वाला भी वही कर रहा है। नहीं, आपको तो सामने वाला वही लगता है ना। चोर को चोरी नजर आता है, लूटने वाला लुटेरे को लुटेरी नजर आता है। आज देश जिस तरक्की में परम वैभव पहुंच रहा है, जिस तरीके देश विकास कर रहा है, उससे फील हो रही है आपको कि ये देश कैसे आगे बढ़ा जा रहा है, देश आगे कैसे तरक्की कर रहा है, देश क्यों इतना जिसमें इसकी क्या व्याख्यान देश में व्याख्यान होने लगा भारत देश का, ये इससे फील हो रही है आपको। पढ़ के आइए। मेहुल चौकसी को एनओसी देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, तीन को जमीन देने वाली कांग्रेस सरकार, पाकिस्तान में गिरवी रखने वाली कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार, जिसने देश का पैसा देश से बाहर भगा दिया, उस व्यक्ति को हिंदुस्तान लाने की आपने दम नहीं है, क्योंकि आपने उसको एनओसी दे रखी है साहब। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।